हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 की डायरेक्ट टैक्स लॉ की बुक से चैप्टर या फिर टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसे हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड गाइस इसकी फुल प्लेलिस्ट का लिंक साथ ही साथ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस बेसिकली क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? तो जनरली गाइस अगर हम बात करें तो हम जो इनकम टैक्स है या फिर टैक्स है हम अपनी इनकम पे क्या करते हैं, पे करते हैं। जो हमारी इनकम होती है उस पर जितना टैक्स लगता है हम पे करते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें हम जो टैक्स हैं अपनी इनकम के अलावा किसी और की इनकम जो कमाई हुई है उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब क्लबिंग या फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम मतलब टोटल इनकम। मान लो हमारी जो इनकम है, ठीक है, उस पर तो हमने टैक्स देना ही देना है और किसी और की कमाई हुई इनकम पे भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन होती है क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब किसी दूसरे की कमाए हुए पैसे को किसी दूसरे की इनकम पे हम अगर टैक्स दे रहे हैं और अपने पे भी टैक्स दे रहे हैं तो उससे हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम या फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो सेक्शन 60 से लेके 65 तक ये सारी प्रोविजंस आती हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, जो हम आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और गाइस क्लबिंग ऑफ इनकम को डीम्ड इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये 4 टर्म्स हैं, इससे पढ़ लेते हैं। पहला है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है वो पर्सन जो कोई भी एसेट या फिर इनकम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, हम उसे ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी का क्या मतलब है, जिसको हमने एसेट्स या फिर इनकम ट्रांसफर की। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ए ने अपने एसेट्स बी को ट्रांसफर की है तो ए हमारा ट्रांसफरर है एंड बी हमारा क्या है, ट्रांसफर ही है। नेक्स्ट है रिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से एक्वायर कर लेना, किसी चीज़ को वापस ले लेना। ठीक है, मान लो आपने कोई चीज़ या मशीनरी सोल्ड की थी, ए ने बी को मशीनरी सोल्ड की थी 2 लाख की। अब ए ने बी को सेल की थी, ठीक है, सोल्ड की थी, क्या की थी, मशीनरी की थी। अब ए वो जो मशीनरी है उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, उसने क्या कर लिया, रिवोक कर लिया, मतलब वो मशीनरी बी से वापस ले ली। तो ये जो चीज़ है क्या है, ये क्या है, रिवोक कर रहा है, उस चीज़ को वापस ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस माइनर। माइनर का क्या मतलब है, मतलब इन इंडिया में एट प्रेजेंट अगर कोई भी पर्सन 18 साल से कम है, 18 साल की उम्र से कम है, तो हम उसे माइनर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। नेक्स्ट है फर्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन 60 के अंदर है। ठीक है, सेक्शन 60 से लेके 65 तक हमने पढ़ना है। पहले है आपका ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने इनकम ट्रांसफर की बट एसेट नहीं ट्रांसफर किया। ठीक है, तो सेक्शन 60 के अंदर ये फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला है द टैक्स पेयर ओन्स एन एसेट। टैक्स पेयर जो है उसके पास ही एसेट की ओनरशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है गाइस जो ओनरशिप है एसेट की वो ट्रांसफर नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन है इसमें आप इनकम जो है उस एसेट से जनरेट हुई है वो आप किसी दूसरे पर्सन को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। फोर्थ कंडीशन है जो ट्रांसफर है आपने किया है इनकम का, एसेट का इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें इनकम का ट्रांसफर होगा जो आपने किसी पर्टिकुलर एसेट से जनरेट की है। ठीक है, एंड ये जो ट्रांसफर है ये रिवोकेबल भी हो सकता है, इरिवोकेबल भी हो सकता है। रिवोकेबल हमने क्या पढ़ा था, रीएक्वायर, उस चीज़ को वापस ले लेना, वो वापस भी ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। ठीक है, अगर गाइस ये अबव कंडीशन जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी हैं अगर ये सेटिस्फाई होती है तभी जो हमारा कह सकते हो इनकम है वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से सारा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज मिस्टर एक्स के पास डिबेंचर्स हैं 1 लाख के एबीसी लिमिटेड कंपनी के एंड इंटरेस्ट 10,000 आ रहा है। ठीक है, अब मान लो जो ये इंटरेस्ट है एक्स अपने फ्रेंड वाई को ट्रांसफ़र कर देता है, डिबेंचर ट्रांसफ़र नहीं किए बट सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। डिबेंचर उसने ट्रांसफ़र नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब उस एसेट से जो मतलब डिबेंचर से जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है उसने आगे वाई को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, ये सेक्शन 61 के अंदर आता है। तो गाइस इसमें बेसिकली अगर एक एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, नेक्स्ट कंडीशन है देन इनकम फ्रॉम सच एसेट इज ट्रांसफर इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर। अगर मान लो लाइफ टाइम ऑफ द एसेट में मतलब जितनी भी लाइफ है एसेट की उसके अंदर हमने उसको रिवोक किया है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र मतलब वापस रीअक्वायर किया है, तो उस केस में क्या होगा, जो इनकम है उस एसेट की वो टैक्सेबल होगी किसके हाथ में, ट्रांसफ़र के हाथ में। ठीक है, ट्रांसफ़र में सारा सेटलमेंट, ट्रस्ट, एग्रीमेंट एंड अरेंजमेंट सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिवोकेट मीन्स। रिवोकेट मीन्स का क्या मतलब है,
तो गाइस रिवोकेट का बेसिकली मतलब है अगर एक एसएससी या फिर ट्रांसफ़र अपने एसेट जो उसने सेल वगैरह किया है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना राइट वापस ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं, रिवोकेट कहते हैं। सिंपल इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा आपको, ए ने बी को मशीनरी सेल की थी, ए ने बी से मशीनरी वापस ले ली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिवोकेबल हो जाएगा, ठीक है, रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस। तो गाइस रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस के अंदर क्या आ जाता है, कंडीशन है इसमें भी। पहली कंडीशन है टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा है स्पाउस हैज़ ए सब्सिडेंशियल इंटरेस्ट इन कंसर्न। अब सब्सिडेंशियल का क्या मतलब है, सब्सिडेंशियल का मतलब है कि एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट उस अगर किसी कंपनी के आपने मान लो कोई भी एसेट मतलब शेयर्स वगैरह बाय किए हैं तो उसके 20% वोटिंग राइट्स आपके पास होना चाहिए और 20% शेयर प्रॉफिट का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कंसर्न का क्या मतलब है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ठीक है। तो इस फिफ्थ कंडीशन है, अगर जो स्पाउस है टैक्स पेयर का वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है विदाउट एन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड रेमुनरेशन गेट कर रहा है, तो ये सारी जो ऊपर में हमने 4 कंडीशंस पढ़ी हैं अगर ये सेटिस्फाई हो रही है, जैसे तो जो सैलरी होगी, कमीशन होगी जो स्पाउस को रिसीव्ड होगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, टैक्स पेयर के हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ये सारा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है, एक्स का सब्सिडेंशियल इंटरेस्ट है ए लिमिटेड, ठीक है। सब्सिडेंशियल इंटरेस्ट का मैंने मतलब आपको क्या बताया, उसका मतलब है 20% वोटिंग राइट आपके पास होने चाहिए किसी कंपनी के और 20% शेयर इन प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का सब्सिडेंशियल इंटरेस्ट है ए लिमिटेड में, तो मिसेज एक्स जो हैं वो ए लिमिटेड में काम कर रही हैं, उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एंड इस केस में जो भी रेमुनरेशन उन्हें मिलेगी मिसेज एक्स को वो उसका टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। इसमें भी 4 कंडीशंस आपकी आ जाती है। पहला है टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए एंड सेकंड है ही शी ट्रांसफर एन एसेट, एचपी के अलावा कोई भी एसेट ट्रांसफर किया होना चाहिए और जो एसेट है वो स्पाउस को ही ट्रांसफर किया होना चाहिए और जो ट्रांसफर किया है वो विदाउट एनी कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये सारी जो ऊपर 4 कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो जो इनकम है उस एसेट की वो कहाँ पे क्लब्ड होंगी, ट्रांसफर पे करेगा, ठीक है, सारा टैक्स। इसका एक एग्जांपल है, एक्स ने ट्रांसफ़र किए 500 डिबेंचर 100 रुपीज़ की ईच थे अपनी वाइफ को, कोई भी कंसिडरेशन वगैरह उसने नहीं ली और जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है उस डिबेंचर पे वो किसकी इनकम में इंक्लूड होगा, एक्स की इनकम में, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, ठीक है। इनकम कोई भी एसेट की आई है वो आपने ट्रांसफ़र किसको किया है, सन की वाइफ को, ठीक है, अपने बेटे की वाइफ को। इसमें भी कंडीशंस आ जाती हैं आपकी 4। पहला है टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए एंड उसने एसेट ट्रांसफ़र किया होना चाहिए आफ्टर 31 मई 1973। अब जो एसेट ट्रांसफ़र किया है वो सन्स की जो सन है उसकी वाइफ को किया होना चाहिए और जो ट्रांसफ़र है वो विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन होना चाहिए, पिछले जैसा सेम ही है, बस इसमें आपका सन की वाइफ को ट्रांसफ़र होगा ऐसे, ठीक है। अब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इनकम आपकी क्लब्ड कहाँ पे होगी, ट्रांसफ़र के हैंड में होगी। इसका भी एक एग्जांपल है, मिस्टर पी हैं, उन्होंने अपने शेयर्स जो 50,000 के थे अपनी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफ़र किए हैं विदाउट एनी एडुकेट कंसिडरेशन। अब जो इनकम या फिर डिविडेंड रिसीव्ड होगा इन शेयर्स पे वो किसकी इनकम मानी जाएगी, मिस्टर पी की मानी जाएगी। नेक्स्ट है एसेट ट्रांसफ़र टू पर्सन फ्रॉम फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए कोई भी एसेट ट्रांसफ़र किया है किसी पर्सन ने, ठीक है, तो इसके भी आपकी 4 कंडीशन आती हैं। पहला है टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए और उसने एसेट ट्रांसफ़र किए होने चाहिए किसी पर्सन को और जो एसेट ट्रांसफ़र किए हैं वो उसके कह सकते हो जो एसेट ट्रांसफ़र किया है उसका इमीडिएट या फिर फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए स्पाउस को, ठीक है। 4th कंडीशन है ये जो ट्रांसफ़र है विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये सारी चारों कंडीशन गाइज आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो एसेट है वो टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, ट्रांसफरर के हाथ में होगा। तो किस इसका भी एग्जांपल है, मिस्टर राम ने एक हाउस है अपने फ्रेंड को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है जिसका नाम मिस्टर श्याम है एंड वहाँ से मिस्टर श्याम को रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है, और मिस्टर श्याम को वहाँ से रेंटल इनकम आ रही है जो वो आगे राम की वाइफ को देंगे और जो ये रेंटल इनकम आ रही है ये किसकी इनकम में इंक्लूड होगा, मिस्टर राम की इनकम में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है एसेट ट्रांसफर टू पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। अभी हमने पढ़ा एसेट ट्रांसफर टू पर्सन सन्स की वाइफ को, बट अब हम जो एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे किसको बेनिफिट होगा, सन की वाइफ को। इसके भी आपके 5 कंडीशंस हैं। पहला है टैक्स पेयर आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट है एंड उसने जो एसेट है वो ट्रांसफ़र किया होना चाहिए 31 मई 1973 के बाद एंड जो एसेट है वो ट्रांसफ़र किया है किसी पर्सन को
एंड जो एसेट है वो उससे इमीडिएट या फिर फ्यूचर बेनिफिट होगा सन की वाइफ को, एंड एसेट एडुकेट कंसिडरेशन के बगैर होना चाहिए, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल है, राम ने ट्रांसफ़र किया है हाउस अपने फ्रेंड को शाम को। ये सेम गाइज आपका जो अभी अपने पीछे पड़ा है, ये सेम एज इट इज़ उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट है गाइज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। इसमें गाइज आपके दो केसेस आ जाते हैं। पहला है इफ़ मैरिज परसिस्ट, केस 2 है इफ़ मैरिज डज नॉट परसिस्ट। तो गाइस केस 1 में अगर मैरिज नहीं हुई है उस माइनर चाइल्ड की, तो जो इनकम है वो क्लब्ड होगी पेरेंट्स की इनकम के साथ, मतलब वो पेरेंट की इनकम के साथ क्लब होगी जिसकी इनकम हाई होगी। केस 2 में अगर मैरिज नहीं हुई है तो जो इनकम है किसके साथ क्लब्ड होगी, पेरेंट्स के साथ जो उस बच्चे को पाल रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट इसमें क्या आ जाता है आपका, तो गाइस इंपॉर्टेंट नोट में आपका आ जाता है कि क्लबिंग ऑफ जो माइनर की इनकम है वो तब तक नहीं होगी जब तक ये जो प्रोविजंस हैं ये केसेस सेटिस्फाई नहीं हो जाते। पहला केस है इफ़ ही और शी अर्न इनकम बाय द वे ऑफ मैनुअल वर्क, अगर मैनुअल वर्क से वो काम कर रहा है, ठीक है, मजदूरी वगैरह कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ़ ही और शी अर्न इनकम विद हिज और हर स्किल टैलेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सेट्रा, अगर कोई इनकम वो अर्न कर रहा है अपने टैलेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस से, तो वो भी क्लब्ड नहीं होगी विद द पेरेंट्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पशन फॉर पेरेंट्स, अगर इनकम क्लब्ड हुई है या 1500 दोनों में से जो लेस्ट है वो इसमें क्या करेंगे, हम एग्जाम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे ये था आपका टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम या फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। एंड डायरेक्ट टेक्स्ट लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है विद नोट्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।